Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss mock test class 12th CBSE pattern. Alright? तो start करते हैं paper. Before we start the paper, we would definitely look at the instructions which are given in mock test CBSE class 12th. Alright? तो देखो क्या general instructions हैं, क्या pattern होता है. This question paper contains 3 sections A, B and C and each part is compulsory. फिर section A has 20 MCQs, attempt any 16 out of 20. सारे attempt नहीं करने हैं, attempt only 16. If you attempt more than 16, तो जो पहले 16 आपने किए हैं वही करेक्ट होंगे. तो ऐसा नहीं है कि जो आपके ठीक हैं वो करेक्ट होंगे. तो उतने ही क्वेश्चंस करो जितने आपको कहे गए हैं. Section B again has 20 MCQs. You have to attempt any 16 out of 20. फिर सेक्शन सी में 10 MCQs हैं. You have to attempt any 8 out of 10. Then there is no negative marking and all questions carry equal marks. तो स्टार्ट करते हैं. तो look at first of all section A. जैसे कि हमने कहा it will contain questions 1 to 20. Each question is of 1 mark और आपने सिर्फ 16 ही उसमें से attempt करने हैं. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. R आपको एक रिलेशन दिया है ऑन सेट A, तो आपने बताना है R फंक्शन है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है. अब देखो इसमें रिलेशन R जैसे हमें ये दिया हुआ है 1 3 4 2, इज इट ओके, देन 2 4 2 3 और 3 1. पहली ऑप्शन चेक करते हैं, इज इट अ फंक्शन. अब आप देखो दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है. आप देख रहे हो यहाँ पे 2 की इमेज 4 है और 2 की इमेज 3 भी है. एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट अ फंक्शन. तो दिस रिलेशन इज डेफिनेटली नॉट अ फंक्शन. फिर बी ऑप्शन में पूछ रहे हैं क्या ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव कब होता है? व्हेनेवर ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी शुड बिलोंग टू आर. अब यहाँ पे ये वाला केस देखो, जैसे आप नोटिस करो 4,2 और 2,4 तो R को बिलोंग करते हैं. सी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे R में हैं, लेकिन 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R. तो AB, BC कर रहे हैं पर AC बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है ये बोल रहे हैं. ये बात करेक्ट है देखो, क्योंकि 1 3 का रिवर्स तो 3 1 प्रेजेंट है, पर 4 2 का रिवर्स 2 4 भी प्रेजेंट है, पर 2 3 का रिवर्स 3 2 प्रेजेंट नहीं है. तो देखो 2, 3 जो है वो R को बिलोंग करता है, बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग टू R. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. तो ये हमें सी ऑप्शन दी हुई है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए. 1 1 2 2 3 3 4 4 सब चाहिए, कुछ भी इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. फंक्शन दिया है, डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, कोडोमेन R है और फंक्शन है fx इज x अपॉन x प्लस 1. आपने 1 1 ऑन 2 चेक करना है. अब देखो फंक्शन है हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी से लेकर रियल नंबर्स तक. तो पहले 1 1 चेक करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट f of x1 be equal to f of x2 where x1 x2 both belong to domain जो कि है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी. अब f of x1 हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, f of x2 will be x2 अपॉन 1 प्लस x2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, यू विल गेट x1 इक्वल टू x2 ओनली. दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1. अब ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ती है? रेंज निकालनी पड़ती है. तो वी आर गोइंग टू नाउ फाइंड द रेंज. उसके लिए गिवन फंक्शन को y से डिनोट करते हैं. तो y है हमारा फंक्शन x अपॉन 1 प्लस x. अब यहां से x को y की टर्म्स में लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस y. अब देखो अगर x डिफाइंड चाहिए हमें, x क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक तो आप यही देख सकते हो, देखो डिनोमिनेटर में y 1 नहीं हो सकता, उसके अलावा भी y इंटरवल में लाई करेगा। तो डेफिनेटली एक बात क्लियर हो गई कि कोडोमेन अगर R दी हुई है तो रेंज इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कम से कम एक पॉइंट तो हमें मिल गया जो रेंज में नहीं है, कौन सा 1। तो यहां पे हम कहेंगे कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुई क्योंकि कोडोमेन तो पूरे रियल नंबर्स थे, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 है पर इट इज नॉट ऑन टू। इज इट ऑल राइट? ये देखो इट इज 1 1 बट इट इज नॉट ऑन टू। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें हमारी करेक्ट है। तो 1 1 नॉट ऑन टू, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। वी आर गिवन साइन इनवर्स 4 बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन एक्स इज पाई बाय 2। तो आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन एक्स हो गया, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय एक्स। इज इट ऑल राइट? अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाय 2। तो बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन एक्स। राइट ट्राइंगल यूज करके, जिसे अगर आप इसको थीटा एज्यूम कर लो तो कॉस थीटा आपके पास आ गया 3 अपॉन एक्स। या तो आइडेंटिटी या राइट ट्राइंगल से साइन थीटा विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइडेड बाय एक्स। तो पुट कर दें तो वी आर गेटिंग साइन इनवर्स 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइडेड बाय एक्स। तो साइन इनवर्स कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। 4 बाय एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स। एक्स कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर में है, स्क्वेयरिंग कर दो, 16 इज एक्स स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन्स वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस गिव्स यू वैल्यूज ऑफ एक्स एज प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यूज आई हैं प्लस माइनस 5। लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो प्लस माइनस 5 ले लो, मतलब या तो 5 या फिर माइनस 5, दैट इज इन सी ऑप्शन। तो एक चीज और है यहाँ पे देखो, इसमें चेक भी करना होता है ओरिजिनल इक्वेशन में। आप नोटिस करो अगर आप -5 लोगे तो साइन इनवर्स 4 अपॉन -5 और साइन इनवर्स 3 अपॉन -5 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव क्वांटिटीज का सम पाई बाय 2 नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा -5 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 विल बी रिजेक्टेड बिकॉज उसके लिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी? नेगेटिव, जबकि राइट हैंड साइड हमें क्या दी है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब सिर्फ x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं बेटा। तो ये बात ध्यान से देखनी है हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। तो ओनली 5, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव टू वैल्यूएट tan ऑफ, ये देखो ये निकालना है, tan ऑफ 1 बाय 2 cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 3। एक काम करते हैं, जब चेन ऑफ फंक्शंस होता है तो अंदर वाले इनवर्स फंक्शन को थीटा ले लो। दैट मीन्स वी हैव cos थीटा इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये क्या बन गया? दिस इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। ये थीटा है इतना पार्ट, राइट? दिस पार्ट इज थीटा और साथ में 1/2 से हो रहा है मल्टीप्लाई। tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया है, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा निकाल लो, ये देखो राइट ट्राइंगल से निकाल लो या आइडेंटिटी से। दिस इज √5, दिस इज 3। इज इट ऑल राइट? तो 9 माइनस 5 इज 4, उसका स्क्वायर रूट आ गया 2। तो दैट मीन्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 3। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। तो वी हैव 1 माइनस √5 अपॉन 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3। सो आंसर इज 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो दैट इज यू कैन सी सी ऑप्शन। तो यहां पे सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिया है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. यू नो दैट अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है ना, तो देखो उसके मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स कुछ भी हो जाए, मान लो ए बी, पर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दीज टू एलिमेंट्स आर इक्वल इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. या आप ऐसे भी कर सकते हो, ए विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेके इक्वेट कर दो. इज इट ऑल राइट? तो देखो ए ट्रांसपोज अगर हम लेंगे, ए आपको ये दिया हुआ है, लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल ए. तो वी आर गिवन ए टू बी इक्वल टू 4x plus 2, 2x minus 3 और x plus 1. या तो आप ये यूज कर लो कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो x plus 2 कितना हो गया, 2x minus 3. दैट मीन्स फ्रॉम हेयर x विल बी इक्वल टू 5. या फिर देखो ट्रांसपोज निकाल लो, तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. वी हैव 4x plus 2, देन 2x minus 3 और ये x plus 1. तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स तो इक्वल ही हैं, तो यहां से हमें यह पता चल रहा है x plus 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2x minus 3 के. तो इन एनी केस x विल बी 5, जो कि हमारी ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. आपको कहा है कि a अगर ये मैट्रिक्स है cos x sin x minus sin x cos x, a into adjoint of a is this, तो k की वैल्यू बतानी है. अब देखो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स में a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दिया हुआ है ना, तो कंपेयर करोगे, आपको हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है k टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो फ्रॉम दीज टू वी गेट k विल बी नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो a का डिटर्मिनेंट निकाल लो यहां से, इट विल बी cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x. तो k is cos square x plus sin square x. That means k will be equal to 1. तो simply use the property which you know. तो k की वैल्यू 1 आ गई. That means here B option will be correct. Right? Next question, question number 7. आपको कहा है अगर fx ये फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 2 पे, तो लैम्डा बताना है. अब देखो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे लैम्डा है, और जब x पाई बाय 2 नहीं है तो ये है. तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस एट पाई बाय 2, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2 विल बी लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2. इज इट ऑल राइट? यहां पे पाई बाय 2 आएगा. सो दैट मीन्स वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 2 fx विल बी इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2. अब f ऑफ पाई बाय 2 हमें कितना दिया हुआ है, लैम्डा. तो हम लिमिट निकाल लेते हैं. इज इट ऑल राइट? लेट अस राइट द लिमिट नाउ. उसके लिए देखो हम फंक्शन लेते हैं यहां पे. तो फंक्शन हमें ये दिया है, लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 2, वी हैव फंक्शन 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? अब देखो ये लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आप यहां पे लोगे डायरेक्ट लिमिट. अगर x पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे 2x पाई हो गया, पाई माइनस पाई 0. अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉल्यूशन किसी ने देखना नहीं है, तो 0 बाय 0 फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं l'Hopital रूल, जिसमें क्या करते हो, ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का अलग, और फिर से लिमिट ले लो. तो लेट अस डू दैट. वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 2, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस कॉस x, और ये हो गया 2 टाइम्स पाई माइनस 2x इंटू x का कोफिशिएंट कितना, माइनस 2. अब देखो इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट लेते हो अभी, तो कॉस पाई बाय 2 इज 0, और नीचे अगेन पाई माइनस पाई, यहां पे आएगा 0. तो दोबारा डिफरेंशिएट कर लो. अगेन वी कैन अप्लाई l'Hopital रूल. दोबारा से ये रूल अप्लाई किया जा सकता है. तो let us apply it again. We are getting limit x approaching pi by 2. अब देखो ये वाला माइनस ना इस माइनस से कैंसिल कर दो. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, नीचे 2 2 4 कांस्टेंट था, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2. नाउ टेक द लिमिट. साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन माइनस 8, दैट मीन्स 1 अपॉन 8. तो दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 8, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी थी, लैम्डा.
So let's check the answer. Value of lambda is 1/8. All right, ये देखो, तो 1/8 as you can see is A option. ऑलराइट, तो हमें कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो सिंपली 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन हमें यह दिया है कि अगर f(x) ये है तो f'1 चाहिए. तो डिफरेंशिएट करेंगे. वी आर गिवन f of x इज इक्वल टू x into tan inverse of x. Let us differentiate with regard to x. तो product rule से होगा. ये है first function and this is second. So we have f dash x, x का derivative 1 into second function as it is plus first function as it is और second का derivative 1/1 plus x square. Got it? अब आप x को put कर दो 1, क्योंकि हमें चाहिए f dash 1. तो it is equal to tan inverse of 1 plus 1/1 plus 1, that is 2. You know that tan inverse 1 is pi/4. तो derivative आ गया pi/4 plus 1/2. And you can see pi/4 plus 1/2 is A option. So A option here is correct. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. B है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो. तभी B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपने बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स AB. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इनवर्स AB का डिटर्मिनेंट. इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम. पहली प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, और एक ये प्रॉपर्टी कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 1/A प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो. ठीक है ना, ये दो रिजल्ट्स यूज होंगे. तो अप्लाई करते हैं. सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप अलग अलग ले सकते हो. तो इट इज B इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. अब आपको दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉन जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B, और ये दोनों एज इट इज. डिटर्मिनेंट ऑफ B आपको पता है एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहां पे कैंसिल हो गई. तो आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, विच यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज B ऑप्शन. So in this particular question we have B option correct. Right? Next question, question number 10. We are given this matrix और आपको कहा है थीटा 0 से 2 पाई के बीच में है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A किस इंटरवल में लाई करता है बताना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा ये हो जाएगा 1 sin थीटा 1, देन वी हैव माइनस sin थीटा 1 sin थीटा. ऑलराइट, और थर्ड रो है -1 माइनस साइन थीटा और 1. इज इट ओके? इसमें देखो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो. R1 गोज टू R1 प्लस R3. उससे क्या होगा? 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा दिस विल ऑल्सो बिकम 0. तो इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ A टू बी इक्वल टू, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, दिस इज 1. तो रो 1 से एक्सपैंड कर लेंगे, बाकी दोनों रोज वही आएंगी. माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, देन -1 माइनस साइन थीटा 1. रो 1 से एक्सपैंड कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1. अब देखो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक लाई करता है. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 1. तो इसमें 1 ऐड कर दो, दैट मीन्स 1 से लेकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लाई कर रहा है कहां तक? 2 तक. अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय 2. Is it okay? So we get 2 is less than equal to 2 into sine square theta plus 1 is less than or equal to 4. तो यही वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A की थी. तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है आपका वो 2 से लेकर 4 तक लाई कर रहा है. इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4. लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन. तो यहां पे देखते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में.
2 to 4 closed interval is A. So we have A option correct. Right? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11. y is a function of x and we have to find dy by dx. अब देखो y है e की पावर 1 प्लस log x टू द बेस e. इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, सॉल्व करना इजी हो जाएगा. दिस कैन बी रिटन एज e रेस पावर 1 इंटू e की पावर log x टू द बेस e. अब देखो इस टर्म में आपकी log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कौन सी वाली, कि a की पावर log x टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू x. तो दैट मीन्स y इज नथिंग बट e इंटू x, वेयर e इज कॉन्स्टेंट. सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy by dx विल बी e इंटू 1, दैट इज सिंपली e. इज इट ऑल राइट? दिस इज द डेरिवेटिव. तो e आपको दिया है a ऑप्शन में, तो a ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट? Next question, question number 12th. We are given A is a square matrix such that we have A square किसके equal है? A के. और आपको बताना है I plus A का क्यूब. उसके लिए पहले हम निकालेंगे I plus A का स्क्वायर which is I plus A into I plus A. मल्टीप्लाई करो, I into I is I square. Then we have I into A, फिर A into I और फिर कितना? A स्क्वायर. आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो ये I और I इंटू A इज ऑलवेज A. दिस इज ऑल्सो A और A स्क्वायर आपको A के इक्वल दिया है तो ये भी A हो गया. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू I प्लस 3A. अब हम निकाल लेते हैं I प्लस A का क्यूब. लुक हियर. तो I प्लस A का क्यूब विल बी इक्वल टू I प्लस A into I plus A का square. So we have I plus A into I plus A का square is I plus 3A. Let us multiply. We get I square plus 3 times IA plus AI plus 3 times A square. Again I square will be I. This will be 3A. This is A और A square भी A है तो it is 3A. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग द आंसर एज, अब देखो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू I प्लस 7A. तो I प्लस A का क्यूब हमारे पास आया है I प्लस 7A. आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन इट इज I प्लस लैम्डा A. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 7. दैट मीन्स C ऑप्शन करेक्ट. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 13th. You are given as infinite series x की पावर में, तो we have y equal to x की पावर x up to infinity. अब देखो इनफाइनाइट सीरीज होती है तो हम ये बोलते हैं अगर एक टर्म हटा भी दो फिर से ये वही सीरीज आ रही है तो इसको फिर से y से डिनोट कर सकते हैं. दैट मीन्स वी हैव y इक्वल टू x रेज पर y और आपको dy बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स चाहिए. अब यहाँ पे देखो पावर में वेरिएबल है, x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, तो आप डायरेक्टली x रेज पर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यूज नहीं करोगे, वो तभी यूज करते हैं जब पावर कांस्टेंट हो. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा. करेक्ट? तो लेट मी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. दैट मीन्स वी गेट log y is equal to log of x raised पर y. जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई होती है, तो log y is equal to y into log of x. Now you can see ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, तो डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से. तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो लेफ्ट साइड पे देखो चेन रूल अप्लाई होगा, पहले log y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू y इनटू y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x. राइट साइड पे y का डेरिवेटिव dy बाय dx इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज और सेकेंड फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. ये टर्म इधर ले आओ और dy बाय dx कॉमन ले लो, तो वी हैव 1 अपॉन y minus log x. This is equal to y upon x. अब लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो वी आर गेटिंग dy बाई dx इंटू 1 माइनस y log x अपॉन y. ऑल राइट,
दिस इज इक्वल टू y अपॉन x। ये आ गया। जस्ट अ मोमेंट, ये वाले ब्रैकेट की हमें जरूरत नहीं है, तो वी हैव दिस। अब देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वी आर गेटिंग x इंटू 1 माइनस वाई log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज हाउ मच y स्क्वेयर। तो देखो इसी की वैल्यू पूछी थी आपको, x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो वैल्यू कितनी आई है, y स्क्वेयर। तो लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर। तो y स्क्वेयर इज बी ऑप्शन। देखो यही पूछा था ना, x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो y स्क्वेयर इज बी ऑप्शन, सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड लेट अस सी हाउ टू डू दिस वन नाउ। So 14th question is, if the equation of tangent to this curve की equation हमें दी है, y square is equal to ax cube plus b at point 2, 3. Tangent की equation आपको दी है, y is equal to 4x minus 5. Then we have to find the values of a and b. सबसे पहली चीज देखो, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तभी हम उस पॉइंट पे क्या ले रहे हैं, टेंजेंट ले रहे हैं। तो पॉइंट 2, 3 लाइज ऑन द कर्व। तो दैट मीन्स वी हैव 9 इज इक्वल टू 8a प्लस b। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी देखो कि टेंजेंट की स्लोप कितनी है, 4। यहां से वी कैन सी दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑलराइट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है ना, तो स्लोप m होती है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू 4। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से। तो यहां पे हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। गॉट इट? इसको अभी 1 कह दो, दिस वी विल यूज। सो वी गेट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax। b कॉन्स्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब dy by dx is equal to 3ax divided by 2y. Now m will be, slope of tangent will be derivative at point 2, 3. Is it all right? तो ये देखो x2 और y3 पुट करते हैं। So we have 3a into 2 divided by 2 into 3. That is equal to how much? कितना आ गया देखो, a आ गया। यहाँ पे आएगा 3a x square बेटा, तो इसका स्क्वायर ले लो, तो 4 3 12 अपॉन 6a। दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 2a। इज इट ऑल राइट? तो ये आ गया हमारे पास 2a। 2a स्लोप है और एक तरफ हम बोल रहे हैं स्लोप कितनी है, 4। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट मीन्स इक्वेट करके वी आर गेटिंग 2a इज 4। दैट मीन्स a की वैल्यू है 2। इसको पुट कर दो 1 में, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड b। तो ये 1 है, तो 9 is equal to 16 plus b, तो b will be equal to 9 minus 16 which is minus 7. तो a की वैल्यू 2 and b is minus 7. Let us check which option is correct. All right, a2 और b minus 7. तो a2 और b minus 7 c option में है, so we have c option correct. Next question, question number 15. Set of values of a for which this function is increasing on closed interval 1 to 2. फंक्शन हमें ये दिया है x square plus ax plus 1. Is it all right? अब देखो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, if f dash x is greater than 0, isn't it? तो f dash x कितना आ गया, 2x plus a should be greater than 0 for all x belonging to this interval. किस इंटरवल में x है, 1 से 2 में। अब देखो यहां से कंडीशन क्या आ गई कि a शुड बी ग्रेटर देन -2x। तो देख लेते हैं कि -2x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे देखो, यहां से हमें पता चला कि 1 से लेकर x लाई कर रहा है 2 तक। मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी को बाय -2। वाई? बिकॉज हमें यह देखना है -2x कहां से कहां तक है। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। इन अ वे -4 से लेकर -2x लाई कर रहा है -2 तक। अब आप ऐसे सोचो कि जैसे ये नंबर लाइन पे हमारे पास है -4 और ये है -2, तो -2x हमारा यहां से यहां तक है, ये -2x वैल्यूज ले रहा है, तो a उससे बड़ा होना चाहिए।
तो a इसके बाद होना चाहिए, तो मतलब a should be greater than -2. Is it okay? तो that means we can say a belongs to -2 से लेकर infinity. इस इंटरवल को हमारा a जो है वो बिलोंग करेगा. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. -2 से लेकर इंफिनिटी, ये आपको ए ऑप्शन दी है. दैट मीन्स ए ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. ए आपको ये मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, अल्फा की वैल्यू चाहिए फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी. तो ऑब्वियसली पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे विच इज ए इंटू ए. दैट इज अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 0 1 1. ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, देन अल्फा प्लस 1 और फिर कितना 1. और बी हमें ये दिया है 1 0 5 1. ऑलराइट, दिस इज ए स्क्वायर. अब अगर हमें ये दिया है कि ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. अब आप यहां पे देखो, ये अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के. ठीक है, सारी बातें इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए. 0 ऑलरेडी 0 के इक्वल है, फिर 1 भी 1 के इक्वल है, एंड अल्फा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 5. अब देखो यहां से तो अल्फा आ रहा है +-1 और यहां से अल्फा 4 आ रहा है, तो दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब कोई वैल्यू ऐसी अल्फा की नहीं है जिसके लिए ए स्क्वायर बी के इक्वल होगा. तो नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा. दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17. दो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, आपको उनमें रिलेशन बताना है. अब देखो ए आपको ये दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. हम बी को ए की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं. बी इज गिवन टू बी क्यू माइनस बी वाई, देन माइनस पी ए माइनस एक्स, देन आर माइनस सी और जेड. एक काम करते हैं, देखो रो 2 में से पहले -1 कॉमन ले लो, तो b कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ q माइनस बी वाई. वी हैव p माइनस ए एक्स, देन r माइनस c और z. इज इट ऑल राइट? नाउ यू कैन सी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक माइनस कॉमन फ्रॉम कॉलम 2. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी हैव क्यू पी आर बी ए सी और वाई एक्स जेड. अब देखो ए में जो ए बी सी पी क्यू आर वगैरह है, आप नोटिस करो वो कैसे है, रो वाइज है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. तो यहां पे हमारे पास ए बी सी कॉलम वाइज हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक ट्रांसपोज. तो यहां पे हम ले लेते हैं ट्रांसपोज. टेक ट्रांसपोज, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी है एक तरह से. ठीक है, वी शुड बी राइटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी रिमेनिंग सेम. फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम क्यू बी वाई पी ए एक्स, देन आर सी जेड. इज इट ओके? अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, ए में ए बी सी फर्स्ट रो है, तो यहां पे फर्स्ट रो बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी, अब कोई भी दो रोज आपस में इंटरचेंज करते हो साइन माइनस का आता है. सो वी हैव बी ए सी क्यू पी आर और वाई एक्स जेड. अब ए वाली टर्म हमें पहले चाहिए, तो ये दोनों कॉलम्स इंटरचेंज कर दो. तो अगेन माइनस आएगा, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो पहला कॉलम हो गया ए पी एक्स, फिर बी क्यू वाई और फिर हमारे पास है सी आर जेड. इज इट ऑल राइट? अब देखो ए डिटर्मिनेंट देखते हैं, ए बी सी, उसके बाद एक्स वाई जेड है, फिर पी क्यू आर है. ये देखो थोड़ा सा और नीचे करती हूं मैं, तो पहले ए बी सी है, फिर एक्स वाई जेड, फिर पी क्यू आर. तो अब एक काम करना रहता है कि इसमें हमें सिर्फ इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी माइनस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर की बजाय क्या आएगा, यहां पे ए बी सी वी विल हैव एक्स वाई जेड पी क्यू आर. यही वाला डिटर्मिनेंट ए का था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, नेगेटिव है बेटा. इज इट ऑल राइट?
यहाँ पे a से डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिनोट कर रहे हैं, वैसे हमें डिटर्मिनेंट का सिंबल होना चाहिए था, पर अगर a से डिटर्मिनेंट डिनोट कर रहे हैं तो a और b आपस में अपोजिट साइन के हैं, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18. वी आर गिवन अ फंक्शन और कहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे होल्ड करती है, पाई बाय 3 पे. अब देखो किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो एक तो हमारे पास क्या होता है, वहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, मतलब डेरिवेटिव 0 होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है. तो फंक्शन लेते हैं, फंक्शन हमें गिवन है a sin x plus 1 upon 3 sin 3x. All right, let us find the derivative. It is a cos x, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वी हैव cos of 3x. अब क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, वी हैव मैक्सिमा एट पाई बाय 3, दिस इंप्लाइज f डैश पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 0. तो यहां पे देखते हैं f डैश पाई बाय 3 कितना आ गया, तो f डैश पाई बाय 3 इट विल बी a इंटू कॉस पाई बाय 3 विच इज 1 बाय 2, फिर कॉस ऑफ कितना 3 पाई बाय 3 मतलब कॉस पाई विच इज -1, दैट इज 0. दिस मीन्स a अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज वैल्यू ऑफ a इज 2. एक बार ही चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा ही है ना, अगर मैक्सिमा है तो उस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए. तो देखो ये जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब निकाल लो इसको डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव, तो यह आ गया माइनस a साइन x और -3 साइन 3x. इज इट ऑल राइट? लेट अस चेक व्हाट इज f डबल डैश पाई बाय 3. तो ये हो गया माइनस a इंटू रूट 3 बाय 2 और साइन पाई विल बी 0. अब देखो a की वैल्यू अगर 2 है यहां पुट करो तो ये आ गया -√3 विच इज नेगेटिव. तो इसका मतलब वी हैव मैक्सिमा एट पाई बाय 3 इफ a वैल्यू इज 2. ऑलराइट, a इज टेकिंग वैल्यू 2. तो लेट अस चेक द राइट ऑप्शन. तो a is taking value 2, that means as you can see we have C option correct, right? Next question, question number 19. The point on the curve, the normal at which is parallel to x-axis. तो जैसे अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, आपको कर्व के ऊपर वो पॉइंट चाहिए, जैसे मान लो ये पॉइंट चाहिए x1, y1. तो इसको अगर टेंजेंट ये है, यहाँ पे नॉर्मल कहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कर्व कुछ ऐसी बना लेते हैं हम. लेट मी मेक द कर्व लाइक दिस. तो मान लो कुछ ऐसे है, तो ये पॉइंट है x1, y1. ये अगर टेंजेंट है तो इसके पैरेलल बेटा ये हमारी परपेंडिकुलर टेंजेंट के नॉर्मल हो जाएगी. तो आपको कहा है नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऑलराइट, तो एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, 0 होती है. तो इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप उस पॉइंट पे 0 होनी चाहिए. तो नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालते हो, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव आपको देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो कर्व की इक्वेशन हम लिखते हैं √x प्लस √y इज इक्वल टू √a. तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. ऑलराइट, सो वी गेट 1/2 √x plus 1/2 √y multiplied by dy by dx is equal to 0. 2 कैंसिल कर दो, तो we are getting dy by dx is equal to -√y upon -√x. तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, जो पॉइंट हमें निकालना है वो होगा इक्वल टू किसके, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, मतलब -1/dy by dx एट x1, y1. तो देखो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा √x1/y1. और देखो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि स्लोप कितनी है, 0 है. ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल नॉर्मल थी जिसकी स्लोप 0 है, तो ये स्लोप होनी चाहिए 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट गिव्स यू √x1 इज इक्वल टू 0. स्क्वेयरिंग करके x1 कितना आ गया, 0. अब देखो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है. कर्व की इक्वेशन क्या है, √x प्लस √y इज इक्वल टू √a. तो वी विल से दैट x1 y1
lies on curve root x root x plus root y is equal to root a. That means we have root x1 plus root y1 is equal to root a. तो अगर x1 0 है तो that means root y1 is equal to root a. स्क्वेयरिंग कर दो, y1 की वैल्यू कितनी आ गई? a. तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज गिवन बाय 0, a. तो ये वो पॉइंट है कर्व पे जहां पे नॉर्मल किसके पैरेलल है? x एक्सिस के. तो पॉइंट इज 0, a. तो यहां पे आप देख सकते हो 0, a इज बी ऑप्शन. सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट, राइट? अब देखो सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20th. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z चाहिए विच इज 5x प्लस 3y. लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है. सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्ट्रेंट्स. अब देखो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं? 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 12. फिर 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 20. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इन दोनों का मतलब तो ये है कि हमें कहां पे रहना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इज इट ऑल राइट? तो इनकी पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं और फिर हम ले लेंगे हमारे पॉइंट्स. तो मान लो हमारे पास ये हो गई y एक्सिस और ये x एक्सिस. इज इट ओके? तो यहां पे हम बनाते हैं. अब सबसे पहले देखो इक्वेशन आएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. ये देखो लाइन कहां पे कट करेगी? x 0 है तो y 12 है. समवेयर हेयर वी हैव 0, 12 एंड y इज 0, x इज 6. मान लो दिस इज 6, 0. इज इट ऑल राइट? तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई इनको ज्वाइन करती हुई. दिस इज द लाइन. अब इनइक्वालिटी हमें लेनी है तो 0 ओरिजिन लेके टेस्टिंग करोगे तो सेटिस्फाई हो रहा है. तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन हमें चाहिए. दूसरी लाइन लेते हैं 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20. तो लाइन लो, पहले इक्वेशन ले लो. y 0 है तो x इज 20/3. इज इट ऑल राइट? तो 20/3 इज सपोज समवेयर हेयर. तो वी हैव 20/3. तो ये है 20/3, 0 लिटिल आफ्टर 6. फिर अगर x 0 है तो y विल बी 10. समवेयर वी विल हैव 0, 10. तो इनको ज्वाइन करती हुई हम लाइन लेते हैं यहां पे. तो ये देखो लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी आपकी. ठीक है? दिस विल बी द लाइन. ये थोड़ा सा पॉइंट हम ऊपर ले लेते हैं. तो मान लो हमारे पास ये पॉइंट हो गया. ठीक है? अब देखो यहां पे इस लाइन के भी नीचे वाला रीजन चाहिए. तो कॉमन रीजन जो है हमारा वो ये हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन. लुक हियर, दिस रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट. ये हमारा फीजिबल रीजन है जो हमने यहां पे कर दिया शेड. अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स हमने लेने हैं. ये पॉइंट हो गया ओरिजिन 0, 0. फिर ये पॉइंट A है 6, 0. एक ये पॉइंट आएगा B, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच विल कम आउट टू बी 4, 4. और एक ये पॉइंट है C, 0, 10. अब देखो Z आपको क्या दिया हुआ है? We are given in the question value of Z as 5x plus 3y. Is it all right? तो let me write here Z is 5x plus 3y. तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे Z की वैल्यू निकाल लो. तो Z की वैल्यू अगर आप ओरिजिन पे लोगे इट इज 0. Z की वैल्यू अगर हम A पे लेंगे 6, 0 पे इट इज 30. Z की वैल्यू अगर B पे लोगे 4, 4 पे तो इट इज 32. और Z की वैल्यू C पे लेंगे 0, 10 पे तो 30. तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई. कौन सी? 32. तो यही बताना था. तो मैक्सिमम वैल्यू इज 32. दैट मीन्स वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब उसके लिए अगले सेक्शन पे जाना होगा, सेक्शन बी. Again this section has questions 20, 21 to 40 and we have to do any 16 questions. All right? And again each question is carrying 1 mark weightage. So let's start section 2. तो question number 21 है relation R is defined in this set as R is equal to, it contains all the ordered pairs AB such that B is equal to A plus 1. अब देखो क्योंकि रिलेशन इस सेट पे है जिसको हम A से डिनोट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया A और B दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? A को. अब देखो अगर A 1 है तो B कितना हो जाएगा? 2.
फिर अगर a को 2 ले रहे हो तो b विल बी 3. इफ यू टेक a एज 3, b विल बी 4. पर a को 4 लोगे तो b 5 तो a में नहीं है ना, तो r में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं? इट इज कंटेनिंग 1 2 2 3 एंड 3 4 ओनली. सिर्फ ये आ रहा है. अब रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है. रिफ्लेक्सिव में तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए. तो वी कैन से इट इज, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखो चेक करना है, तो हम यहां पे बोल देंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. कोई भी एक काउंटर एग्जांपल दे दो. मान लो हम ये कह दें कि बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि 1 2 है पर 2 1 नहीं है. तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. वाई? बिकॉज 1 2 तो आर को बिलोंग करता है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. फिर ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होता है. जैसे 1 2 2 3 है, ए बी कॉमा बी सी अगर आपको मिल रहे हैं तो ए सी मिलना चाहिए. तो यहां पे ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव है, बिकॉज 1 2 और 2 3 तो आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर. तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? डी, नन ऑफ दीज. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22. हमें दिया है फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब देखो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर का, तो मॉड के साथ बाहर निकलता है. फिर मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करो, पीसवाइज डिफाइन करते हैं. अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड x इज माइनस x, और अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x किसके इक्वल होगा? x के. इसका मतलब देखो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया? वी हैव फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड एज 0 if x is negative and 2x if x is greater than or equal to 0. आपको देखो ऑप्शंस क्या दी हुई हैं, आपको बताना है इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है. इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सरजेक्टिव मीन्स ऑन टू, बाइजेक्टिव मीन्स बोथ 1 1 एंड ऑन टू. अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, तो आप ग्राफिकली इसको इजीली कर सकते हो. ये देखो अगर हम ग्राफ बना लें यहाँ पे, सपोज वी हैव y एक्सिस एंड दिस हैज x एक्सिस, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया. अब x नेगेटिव के लिए हमारे पास y, ग्राफ बनाने के लिए fx को किससे डिनोट करोगे? y से. तो जब x नेगेटिव है, y 0 है, तो ये हमारा ये ग्राफ हो गया. देखो दिस इज द ग्राफ. ऑलराइट. फिर जैसे ही x 0 है तो y 2x है, तो x 0 पे y की वैल्यू 0 हो गई. फिर जैसे अगर x 1 है तो y विल बी 2 एंड सो ऑन. तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस. ऑलराइट. तो ये पूरा ग्राफ है एक तरह से, आप देख रहे हो ये. दिस इज द कंप्लीट ग्राफ. अब देखो ये 1 1 नहीं है. फंक्शन 1 1 तब होता है जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना करे. ये तो पूरी एक्स एक्सिस है नेगेटिव. आप ऐसे सोचो दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे f ऑफ -1 भी 0 है और f ऑफ -2 भी 0 है, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, तो इट इज नॉट 1 1. फंक्शन 1 1 नहीं है. अब देखो ग्राफ से ही हमें रेंज पता चल रही है. y क्या वैल्यूज ले रहा है? 0 से लेकर इंफिनिटी. y नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा, तो रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी. जबकि क्वेश्चन में आपको कोडोमेन कितनी दी हुई है? ऑल रियल नंबर्स. तो वी कैन से हेयर कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. ऑलराइट. रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, मतलब f इज नॉट ऑन टू. तो ये फंक्शन ना ही हमारा 1 1 है, इट वॉज नॉट 1 1 एंड इट इज नॉट ऑन टू. तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. तो ना इंजेक्टिव है ना सरजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होने का तो मतलब ही नहीं बनता. तो यहां पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट. राइट. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23. हमें ये वैल्यू निकालनी है. लेट अस डिनोटेड बाय y. We need to obtain tan inverse of root 3 minus of cot inverse of minus root 3. अब देखो cot inverse की आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. ये देखो cot inverse of minus x होता है pi minus cot inverse of x. तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे पहले यूज कर लेते हैं. तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी आर गेटिंग y is tan inverse of root 3
माइनस ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3। अब वैल्यूज पुट कर दो। tan रूट 3 वैल्यू कब लेता है? पाई बाय 3 पे, तो इट इज पाई बाय 3 माइनस ऑफ पाई माइनस कितना? पाई बाय 6। तो वी हैव पाई बाय 3 plus pi by 6 and minus pi. Solving you get minus pi by 2. So minus pi by 2 is C option. So in this particular question we have C option correct. Right? अगले question पे चलते हैं. Now look at question number 24. Let's see how to do this one. So question number 24 is, if A is this matrix and A square is K times A minus 2I, तो K बताना है. अब देखो ये जो इक्वेशन दी हुई है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस 2i, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू k टाइम्स a. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स i. a स्क्वायर आप निकाल सकते हो, मैट्रिक्स को खुद ही से मल्टीप्लाई करना है, इजंट इट? a स्क्वायर विल बी a इंटू a. तो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 1 4 माइनस 2 माइनस 4. 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 2 0 0 2. दोनों को ऐड कर लो. देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, वी आर गेटिंग 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2. आप नोटिस करो इट इज नथिंग बट मैट्रिक्स इट सेल्फ, यही तो था 3 माइनस 2 4 माइनस 2. तो दिस इज इक्वल टू a. इट मीन्स वी कैन से दैट, देखो हमें क्या मिल गया कि a स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू एक तरह से 1 इंटू a. अब इस कंडीशन को आप इस कंडीशन से कंपेयर कर लो. इज इट ऑल राइट? कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1. राइट? तो k की वैल्यू 1 आ गई. तो देखो ऑप्शन हमारी कौन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन में? a. तो k विल बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. You are given that value of this determinant is 0, तो x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अब देखो डिटर्मिनेंट लेते हैं हम ये, इसमें चाहो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो. वी कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, c1 goes to c1 plus c3 and c2 goes to c2 plus c3. तो कॉलम 1 और कॉलम 2 ट्रांसफॉर्म करते हैं. ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स 0. फिर c2 प्लस c3 करो, 2 प्लस एक्स 0 और माइनस कॉमन लेके 2 प्लस एक्स. कॉलम 3 एज इट इज 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी कॉलम 1 में से 2 माइनस एक्स कॉमन है और यहां से 2 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा. इज इट ऑल राइट? तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो वी आर गेटिंग 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू डिटर्मिनेंट. देखो क्या बचा, कॉलम 1 में बचा 1 1 0, कॉलम 2 में 1 0 माइनस 1, देन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा. ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल लेना, इट विल कम आउट टू बी नॉन जीरो. एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका. तो इसका मतलब ये है एक्स हमारी वैल्यूज ले रहा है या तो 2 या फिर -2, और दोनों ही केसेस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू विल कम आउट टू बी 4. तो एक्स स्क्वायर बताना था, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4. तो यहां पे देखो 25th में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज सी. एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया है और कहा है हर जगह डिफरेंशिएबल है. अब देखो अगर f डिफरेंशिएबल है तो दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो. इज इट ऑल राइट? कॉन्टिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे होगा, पर्टिकुलरली 1 पे भी होगा. तो इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस एट 1. अब देखो 1 से थोड़ा सा पहले और बाद में फंक्शन डिफरेंटली डिफाइंड है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 1 एंड इट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1. तो लेफ्ट लिमिट 1 पे लेते हैं. ये आपको फंक्शन दिया है, x को 1 पुट करो, वी हैव 1 प्लस 3 प्लस a. राइट लिमिट लो 1 पे, x इज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1, यहां x को 1 पुट करो, b प्लस 2, और f ऑफ 1 तो यही आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस a. इज इट ऑल राइट? सो यहां से देखो सिंप्लीफाई करके व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2. दिस इज a. 4 प्लस a, just a moment, is equal to
b प्लस 2। तो a माइनस बी कितना हो गया, देखो यहां पे -2। तो इसी की वैल्यू पूछी थी जो हमें कॉन्टिन्यूटी से ही मिल गई। डिफरेंशिएबिलिटी अगर देखनी है तो देखो क्या हो जाता, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। ये देखो जैसे ये फंक्शन था ना, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते f डैश x, क्या आ जाता, लेफ्ट डेरिवेटिव देखो, इट वुड हैव बीन 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और राइट डेरिवेटिव b आता अगर x 1 से बड़ा है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। लेफ्ट डेरिवेटिव 1 पे कितना आएगा, x को 1 पुट करो 5, और राइट डेरिवेटिव b, तो b की वैल्यू 5। तो उससे हम चाहे तो a भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पर हमें a माइनस बी पूछा है -2, जो कि हमारे पास c ऑप्शन किससे आ गई, ये देखो a माइनस बी इज -2, राइट। तो दिस इज योर c ऑप्शन, सो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, राइट। अगर सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी लोगे तो आपके पास b की वैल्यू 5 आ जाएगी, a और b में रिलेशन कॉन्टिन्यूटी से मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आपको x और y पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हैं, आपको डेरिवेटिव चाहिए व्हेन t इज π/4। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dx बाय dt। तो ये x दिया हुआ है, देखो a इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी लॉग टैन एक्स टी बाय 2 का। तो चेन रूल से पहले 1 अपॉन टैन टी बाय 2 इंटू टैन टी बाय 2 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर टी बाय 2 इंटू टी बाय 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2। लेट्स सिंप्लीफाई। तो ये हो गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस, ये देखो कितना 1 अपॉन 2 साइन टी बाय 2, और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक कॉस बच जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो dx बाय dt इज कमिंग आउट टू बी a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। एलसीएम ले लो बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वी हैव माइनस साइन स्क्वेयर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। दैट मीन्स वी आर गेटिंग dx बाय dt इक्वल टू a इंटू कॉस स्क्वेयर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। तो dx बाय dt तो ये आ गया। अब देखो y कितना दिया है, y इज गिवन टू बी a साइन टी, तो हम dy बाय dt निकालते हैं। तो लेट मी राइट y is a sin t, तो let us differentiate with regard to t, तो dy by dt is a cos t। अब हम निकाल सकते हैं dy by dx, alright। so पैरामीट्रिक फंक्शंस हो तो dy by dx कैसे निकालते हैं, dy by dt upon dx by dt। let me put the values here now। ये देखो, तो dy by dt है a cos t, right, और ये है a cos स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाय कितना साइन टी। तो दैट मीन्स वी हैव a cos t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर टी। a कैंसिल करो, cos t a कैंसिल कर दो, हमारे पास आ गया tan t। हमें चाहिए dy बाय dx व्हेन t इज इक्वल टू π/4, राइट। तो दिस इज tan π/4 विच विल बी इक्वल टू 1। तो डेरिवेटिव एट π/4 इज 1। तो लेट अस चेक द राइट ऑप्शन हेयर। तो ये देखो क्वेश्चन में dy बाय dx जब t π/4 है 1 आ रहा है विच इज a, तो a ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नाउ। यू आर गिवन अ कर्व और कहा है इट टचेस x एक्सिस एट -2 0, मतलब x एक्सिस टेंजेंट है इस पॉइंट पे, एंड कट्स y एक्सिस एट पॉइंट वेयर इट्स ग्रेडियंट, मतलब स्लोप कितनी है 3। तो देखो कुछ इस तरह से होगा कि ये जैसे हमारे पास कर्व है, ये टच कर रही है x एक्सिस को -2, 0 पे, और एक पॉइंट है यहाँ पे y एक्सिस पे जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है 3। अब देखो आपके पास कर्व ये दी है y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5। पहली कंडीशन तो ये ले लो कि ये कर्व -2, 0 से पास कर रही है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कॉल दिस एज इक्वेशन 1।
फिर देखो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की स्लोप, डेरिवेटिव कितना होगा, 0, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगी, एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो डेरिवेटिव निकालते हैं हम यहां पे dy by dx. दिस इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. तो वी हैव dy by dx एट पॉइंट -2, 0 इज इक्वल टू 0. तो यहां से देखो सेकेंड इक्वेशन आ गई, x को -2 लो तो ये हो गया 12a माइनस 4b और प्लस c इज 0. कॉल दिस एज इक्वेशन 2. फिर आपको कहा है ये वाले पॉइंट पे जहां पे कर्व y एक्सिस पे टच करती है, इस पॉइंट पे स्लोप कितनी है, 3 है, मतलब जब y 0 है. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस चेक. x 0 है क्योंकि जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे x कितना होगा, 0 होगा. तो इसका मतलब डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, y विल बी इक्वल टू 3. तो x को 0 पुट कर दो डेरिवेटिव में, तो दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई, 3. तो ये 3 इक्वेशंस बन गई हमारी ABC में. 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, सॉल्व करके यू कैन ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. सी तो देखो 3 आ ही गया है, सी को यहां पुट करो, ए बी में आपके पास 2 इक्वेशंस आएंगी. इफ यू सॉल्व यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए एज -12, बी की वैल्यू आ जाएगी -3/4 और सी की वैल्यू कितनी, 3. तो आपको निकालना क्या था, a प्लस बी प्लस सी. So we have a plus b plus c as -12 -3/4 plus 3. Take LCM as equal to 4. कितना आ गया, -2 -3 plus कितना, 12. 12 - 5 is 7. So value of a plus b plus c is 7/4. राइट? तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें हमारी करेक्ट है. तो ये देखो, ये कंप्लीट क्वेश्चन. a प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए, आंसर आया है 7/4. दैट मीन्स हेयर डी ऑप्शन करेक्ट. राइट? अगले क्वेश्चन को देखते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 29. वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. अब देखो y से डिनोट कर लो, ये है tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2. क्योंकि बाहर tan है तो अंदर वाली टर्म को tan इनवर्स की टर्म्स में लिख लो. राइट ट्राइंगल ले लो, जैसे साइन थीटा कितना होता है, 3/5 है. तो अगर ये थीटा है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस 4 आ जाएगी. तो tan इनवर्स थीटा, tan थीटा विल बी 3/4, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 3/4. और cot इनवर्स 3/2 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 2/3. तो यहां पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे. तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3. That's the property. Tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा tan of tan inverse of 17/6. So the answer is 17 divided by 6. So let us check which option here would be correct. तो 17/6 is B option. तो यहां पे B option correct है. Is it okay? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. आपको कहा है एस रिलेशन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस दैट एस इज ए बी सच दैट ए इंटू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो आपने बताना है एस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली या नन ऑफ दीज. अब जैसे आपको रिलेशन ये दिया है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनमें a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स. अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये देखना है क्या a कॉमा a r को बिलोंग करेगा. अब आप देखो b की जगह a लो तो a इंटू a स्क्वायर होता है एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा ए आर को बिलोंग करता है फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. ये सेट रियल नंबर्स का है, डबल ऐसे डाल के. तो इसका मतलब रिलेशन, अच्छा सॉरी, इसमें रिलेशन s से डिनोट कर रहे हैं बेटा, तो यहां पे लेट मी राइट s. इज इट ऑल राइट? तो रिलेशन s से डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स r से. तो ये s को बिलोंग करता है, तो s इज रिफ्लेक्सिव.
अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? एज्यूम कर लो कि मान लो ऑर्डर्ड पेयर ए बी हमारा एस को बिलोंग करता है। तो कोई ऑर्डर्ड पेयर कब एस को बिलोंग कर रहा है? क्या डेफिनेशन है? जब a इंटू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यू नो दैट रियल नंबर्स में ए बी इज सेम एज बी ए, तो मतलब बी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर एस इज सिमेट्रिक। ऑलराइट, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू एस, और अगर हर बार ए सी एस को बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड बी सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो एक एग्जाम्पल, मान लो ए को ले लो -1, बी को ले लो 0, सी को ले लो 3। ए इंटू बी आप नोटिस करो 0 आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी एस को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बी सी लेंगे, वो भी 0 आ रहा है, तो बी सी भी एस को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप ए सी लोगे, वो है -3 विच इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ए सी डज नॉट बिलोंग टू एस। तो एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ऑलराइट, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव ओनली रॉन्ग होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है। इसी तरह से ओनली सिमेट्रिक रॉन्ग होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव ओनली रॉन्ग है क्योंकि ट्रांजिटिव है ही नहीं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज नन ऑफ दीज। राइट, अगला देखो, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 31। आपको कहा है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ध्यान रखना क्या पूछा है, कौन सी नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बतानी है। अब एक एक करके चेक करते हैं। ए ऑप्शन में आपको बोला है क्या ये ट्रू है। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय ए इनवर्स, तो देखो क्या आ रहा है, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, स्केलर बाहर लिख लो, और ए इनवर्स इंटू आई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता पर एसोसिएटिव होता है, कोई भी दो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कर लो। ए इनवर्स इंटू ए विल बी आई, तो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करो, वो मैट्रिक्स दोबारा मिलता है, वही चीज लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर बी, बी तो हमें पता ही है, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में यूज करी है। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स ये होता है। तो इसके हिसाब से हमारी बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। सी तो देखो प्रॉपर्टी होती है, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स लेते टाइम प्रोडक्ट में लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी रॉन्ग है, प्लस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो डी ऑप्शन हमारी रॉन्ग है। तो हमें बताना है कौन सी नॉट करेक्ट है, तो हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो कौन सी होगी, डी। तो यहां पे डी ऑप्शन आएगी, दिस इज नॉट करेक्ट। राइट, अगला क्वेश्चन देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। फंक्शन दिया है tan x माइनस एक्स, आपको बताना है ऑलवेज इंक्रीजेज, ऑलवेज डिक्रीजेज, नेवर इंक्रीजेज या समटाइम्स इंक्रीजेज एंड समटाइम्स डिक्रीजेज। तो फंक्शन लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x माइनस एक्स। देखो डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर x हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, या जो भी है मतलब डोमेन में, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ऐसे लिख देते हैं डोमेन ऑफ f, क्योंकि tan की डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं ना होती, तो डोमेन में हमारे पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब f इंक्रीजेस इन डोमेन। ऑलराइट, तो ऑलवेज इंक्रीजेस का मतलब यही है अपने डोमेन में, तो इसका मतलब यहां पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। राइट,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अगले पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 33। देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। आप इसको केयरफुली नोटिस करो तो आपको पता चलेगा यहां पे कि हमारे पास मेन डायगोनल पे तो 0 है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है। देख रहे हो, जैसे ये आपस में, फिर इसको देखो आपस में, ये भी आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है। फिर इसी तरह ये वाला भी, सॉरी, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है। तो जब मेन डायगोनल पे हमारे पास 0 होता है और बाकी एलिमेंट्स जो सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, ठीक है, तो A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मान लो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है तो A कैसा मैट्रिक्स है? A इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो देखो कभी भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का लेते हो तो डायरेक्ट रिजल्ट है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वरना आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करके कर लो तो आंसर क्या आ गया? C। हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कर लिया, करेक्ट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ी। अगला 34 लेते हैं। फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x और आपको बताना है डेरिवेटिव किस पे? 3 पाई बाय 4 पे। अब आप देखो जरा, ये जो पॉइंट है 3 पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई करता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos x क्या होता है? नेगेटिव। और आपको पता है मॉड की डेफिनेशन कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो माइनस के साथ बाहर आएगी। तो fx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos x इन दिस इंटरवल, पूरे इंटरवल में। तो पर्टिकुलरली 3 पाई बाय 4 की बात कर रहे हैं तो भी हमारा फंक्शन उस टाइम पे यही होगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव आ गया हमारा कितना? sin x, ऑलराइट। तो f डैश 3 पाई बाय 4 चाहिए तो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। तो हमने 3 पाई बाय 4 के नेबरहुड में निकाल लिया डेरिवेटिव। तो साइन 3 पाई बाय 4 विल बी साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 which is equal to sin pi by 4, that is 1 by root 2. Is it okay? तो हमारे पास डेरिवेटिव कितना आया है? प्लस 1 by root 2. तो which means we have plus 1 by root 2 as you can see is B option. तो यहाँ पे B option क्या हो गई? करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, look at now question number 35. आपको कहा है अगर feasible region, देखो ये शेड किया हुआ है for this objective function, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे होती है। तो जैसे आपको z दिया है किसके इक्वल? 3x प्लस 2y, हम इसकी वैल्यू इन कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालते हैं। तो z की वैल्यू 0 0 पे लोगे तो z हमारा 0 आएगा। फिर अगर उसकी वैल्यू पॉइंट a पे लोगे 5,0 पे तो z इज इक्वल टू 15, ऑलराइट। फिर अगर हम b पॉइंट पे लेते हैं c पे, ठीक है ना, B पॉइंट तो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट नहीं है, देखो फिगर में C पॉइंट है। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 4,3, तो Z विल बी 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18। फिर कॉर्नर पॉइंट आपका D है विच इज 0,5, तो Z विल बी इक्वल टू 10। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो ये आ रही है 18, तो वही बतानी थी आपने। तो दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव C ऑप्शन करेक्ट। इज इट ओके? तो बिल्कुल बस कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे है 4 3 पे, वैल्यू बतानी थी दैट इज 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 36 एंड लेट्स सी हाउ टू डू दिस वन नाउ। So question number 36 is if a, b, c be positive and not equal then the value of determinant. आपने बताना है is it positive, negative, zero या फिर none of these. So let us see how we are going to do this question, all right? Now value of this determinant, if you evaluate, like we are given this circular determinant a, b, c, b, c, a and then c, a, b. इसको अगर आप डायरेक्टली भी देखो एक्सपैंड कर लो किसी भी रो या कॉलम से, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। अब देखो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के क्या फैक्टर्स होते हैं, ये माइनस एज इट इज आएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, देन वी हैव माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और देखो इसको आगे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, सपोज जो डिवाइड कर रहे हो वो यहां पे रखो और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ब्रैकेट के यहां पे अंदर ले जाओ, तो दिस विल बी 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर, देन माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ये वाला जो ब्रैकेट है सेकेंड वाला, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर डेल्टा से डिनोट कर लें तो इट इज माइनस हाफ ऑफ a plus b plus c into this can be written as a minus b square plus b minus c square plus c minus a का square। ऑलराइट, अब देखो abc के बारे में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लुक केयरफुली, abc आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल। तो अगर सारे पॉजिटिव हैं, आप नोटिस करो, तो पहली चीज तो हमें ये गिवन है कि a b c ऑल आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो सम है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपको दिया है कि ये अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये इनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर्स लोगे तो दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव। ऑलराइट, इसका मतलब ये नेगेटिव है। अब देखो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, एक ये माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव। तो लेट अस सी विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट, इज इट ऑलराइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो नेगेटिव का मतलब बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन हियर इज करेक्ट, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 37। वी आर गिवन इफ p and q आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है p प्लस q की। अब देखो ये जिसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है उसको y से डिनोट कर लेते हैं, लेट y बी p प्लस q। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं p और q, तो एक को कन्वर्ट करना है। वी आर गिवन दैट p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर इज 1, तो q स्क्वेयर विल बी 1 माइनस p स्क्वेयर, और देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो q होगा पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वेयर, तो y कैन बी टेकन एज p प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वेयर। तो ये पूरा फंक्शन देखो p की टर्म्स में हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू p, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dp हम निकाल सकते हैं, तो इट विल बी 1 माइनस p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वेयर। अब देखो अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या पुट करना है, 0, तो इफ यू पुट एज 0 वी आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 माइनस p स्क्वेयर विल बी इक्वल टू p स्क्वेयर, दैट मीन्स p स्क्वेयर इज 1 बाय 2, तो क्योंकि p पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट 2। अब मैक्सिमा का पॉइंट है या नहीं, उसके लिए आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव। तो अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हो विद रिगार्ड टू p एंड यू फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाय dp स्क्वायर, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर पावर 3 बाय 2, और अगर p को 1 बाय रूट 2 लोगे, देखो ये ऊपर माइनस है, तो दिस विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, कब, जब p की वैल्यू कितनी है, 1 बाय रूट 2, इज इट ओके। अब देखो अगर p है 1 बाय रूट 2, तो q था हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर, ये देखो q was अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर एज यू कैन सी, सो वी हैव दिस टू बी इक्वल टू, वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 विच इज 1 बाय रूट 2। तो हमें चाहिए थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p प्लस q, तो y की एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू p प्लस q विल कम आउट टू बी 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 विच इज 2 बाय रूट 2, दैट इज रूट 2। ठीक है, इसको आप AMGM के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो, पर क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के तौर पे इसको कर रहे हैं तो आई हैव टोल्ड यू बाय दिस मेथड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, रूट 2। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है।
तो मैक्सिमम वैल्यू √2 दैट इज बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 38। हमें देखो ये फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू x रेस पावर 3 बाय 2 इंटू 3x माइनस 10 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको बताना है f इंक्रीजिंग कब है, तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल से करोगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, ऑलराइट। तो डेरिवेटिव आपका आ जाएगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके 3 बाय 2 x 1 बाय 2 इंटू 5x माइनस 10। 5 भी कॉमन ले सकते हो, तो 15 बाय 2 अंडर रूट ऑफ x इंटू कितना x माइनस 2। अब देखो अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करो x आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव तब हो जाएगा जब ये वाला फैक्टर आपका x माइनस 2 जो है ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि इतना पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x है, 15 बाय 2 है, तो दैट मीन्स वी शुड हैव x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी विल हैव x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब x किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, x is belonging to closed interval 2 से लेकर infinity. This is the interval to which x should belong. तो चेक करते हैं which option is correct. तो you can see here B option में दिया है closed interval 2 to infinity. So we have B option correct, right? Next question, question number 39. पहले तो आपको ये दो मैट्रिसेस देखो इक्वल दिए हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो जाएंगी ना, A और B निकाल लेते हैं यहां से। A 1 हो गया, B क्यूब 8 है, so we have A as 1, B क्यूब as 8, that means value of B is 2. तो A is 1 and we have B as 2. आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए, इसको A से डिनोट कर लो। लेट मैट्रिक्स A B इक्वल टू A B 2 0। A और B की वैल्यूज पुट करो, देखो कितना आ गया 1 2 2 0। इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट और एक इसका एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0 माइनस 4, दैट इज माइनस 4। देखो एडजॉइंट डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से निकल सकता है ना ऑर्डर टू मैट्रिक्स का। क्या करते हैं, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में करना है इंटरचेंज, तो ये 0 ये 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वहीं पे रखे साइन अपोजिट, तो ये डायरेक्टली आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दैट मीन्स -1 by 4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 0 -2 -2 1। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, -1 by 4। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ये देखो ये 0 हो गया, दिस इज 1 by 2 -1 upon 4। तो ये है हमारा मैट्रिक्स ए का इनवर्स, 0 हाफ हाफ -1 by 4। तो देखो कौन सी ऑप्शन ट्रू है इसमें, तो 0 हाफ हाफ -1 by 4 डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z चाहिए 60x प्लस 80y सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, सेकेंड है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, और फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको पता है इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास रीजन किस में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो अब हम पहले कंस्ट्रेंट्स को यूज करके फिजिबल रीजन देखते हैं, फिर उनके कॉर्नर पॉइंट्स पे z की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे या मिनिमम वैल्यू। कौन सी पूछी है देखो इस केस में, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ऑलराइट, दैट वी हैव टू ऑब्टेन। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस वन नाउ। सबसे पहले इक्वेशन लोगे, जैसे पहली इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो हमें ग्राफिकली इसको प्लॉट करना है। तो लुक हियर, let me take here y axis and x axis, all right, suppose ये हो गई, तो ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। अब देखो जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, सपोज समवेयर हेयर, और जब y 0 है x विल बी 8 by 3। तो पहली लाइन एक तरह से हमारे पास ये आ जाएगी, इनको ज्वाइन कर लो, दिस इज द फर्स्ट लाइन।
और ओरिजिन लोगे इसमें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला रीजन चाहिए। सेकेंड लाइन लेते हैं, 5x प्लस, लुक हियर, वी हैव 5x plus 2y is equal to 11. So when x is 0, y will be 11 by 2. Is it all right? तो somewhere here मान लो we have 11 by 2 और फिर अगर y 0 है तो x will be 11 by 5. तो 11 by 5 थोड़ा सा इसके पीछे आएगा, तो यहाँ पे somewhere you will have 11 by 5. तो इनको हम ज्वाइन करते हैं, तो देखो अगर ज्वाइन कर रहे हो तो लाइन वुड बी समवट लाइक दिस. इज इट ऑल राइट? ये पॉइंट एक तरह से मान लो ये है 11 by 2, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये पॉइंट हो गया. तो दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज 11 by 2. अब देखो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 11. ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके भी ऊपर वाला रीजन चाहिए. तो अब देखो हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए और दोनों लाइंस के ऊपर वाला रीजन चाहिए. तो ये देखो, दिस होल रीजन इज टू बी टेकन. ये सारा रीजन हमने यहां पे लेना है. इज इट ऑल राइट? ये पूरा रीजन हमारा आएगा. अब देखो इसके कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स इस रीजन में हमारे पास कौन कौन से हैं? एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दिस पॉइंट. इज इट ऑल राइट? ये वाला पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 by 3, 0. फिर ये कॉर्नर पॉइंट आएगा हमारे पास B. इज इट ऑल राइट? इट्स कोऑर्डिनेट्स विल कम आउट टू B. ये देखो यहां पे, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट B. इसको सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशंस को, इट विल बी 2, 1 by 2. फिर ये है C कॉर्नर पॉइंट 0, 11 by 2. तो हम इन पॉइंट्स पे, ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, ये वाला पॉइंट A है, यहीं पे लिख देती हूं मैं, इट इज 8 by 3, 0. तो इन पे हम Z की वैल्यू निकालेंगे. देखो Z क्या था हमारा, लुक एट द क्वेश्चन, 60x plus 80y. तो लेट मी ऑब्टेन द वैल्यू 60x plus 80y. ये देखो, ये हमारा फिजिबल रीजन है. तो Z इज 60x plus 80y. पहले देखो आप A पे ले लो 8 by 3, 0 पे Z की वैल्यू. लेट अस ऑब्टेन. तो Z विल बी इक्वल टू कितना? 160. फिर B पे लेते हैं 2, 1 by 2. तो Z will be equal to 120 plus 40. Again this is equal to 160. फिर C पे लेते हैं, which is how much? 0, 11 by 2. So 0, 11 by 2 पे Z हो जाएगा 0 plus कितना? 11 into 40, which is equal to 440. अब देखो यहाँ पे ये भी मिनिमम है और ये भी मिनिमम है, दोनों पे मिनिमम है. इज इट ओके? तो इसका मतलब अगर A और B पे मिनिमम है तो एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये वाला, ये पॉइंट जो होंगे इन सब पे हमारे पास Z की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम. क्योंकि A और B दोनों पे 160 है, तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB 8 by 3, 0, 2, 1 by 2 पे हमारे पास Z की वैल्यू होगी मिनिमम. तो नाउ लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. अब देखो यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 8 by 3, 0, 2, 1 by 2. सो दैट मीन्स वी हैव D ऑप्शन करेक्ट. इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेक्शन C पे. इसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 एंड क्वेश्चन is of 1 mark weightage every question. और जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होंगे 46 to 50, they are based on a case study. तो आप देखते हैं यहां पे पहले क्वेश्चन नंबर 41. आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है और कहा है इट हैज नो सॉल्यूशन अगर अल्फा की वैल्यू क्या होगी. अब देखो उसके लिए हम डेल्टा ले सकते हैं जो कि डिटर्मिनेंट होगा कोफिशिएंट्स का. इसको ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में वी प्रेफर टू यूज डिटर्मिनेंट मेथड, नॉट मैट्रिक्स मेथड. उसमें कोफैक्टर्स वगैरह निकालने पड़ते हैं. तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स डेल्टा है अल्फा 1, 1, 1 अल्फा 1 और 1, 1 अल्फा. इज इट ऑल राइट? इसमें देखो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं. C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. तो यहां पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस 1, 0, 1 माइनस अल्फा, देन 0 अल्फा माइनस 1, 1 माइनस अल्फा, 1, 1 अल्फा. इज इट ओके? कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों में से हम अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं. तो अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया.
क्या बचा देखो, वी हैव 1 0 माइनस 1, देन वी हैव 0 1 माइनस 1, फिर 1 1 और अल्फा. इज इट ओके? तो ये आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो तो आपके पास ये फैक्टर ये आएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस 2. इज इट ऑल राइट? अब देखो नो सोल्यूशन तब होता है जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा. आपको कहा है कि नो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नो सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा कितनी होगी? 0. इसका मतलब अल्फा या तो 1 होगा या फिर अल्फा होगा -2. अब देखो नो सोल्यूशन में डेल्टा तो 0 होता है, बट एटलीस्ट वन ऑफ, एक कंडीशन और होती है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो. अब ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या होते हैं? जब आप कॉलम्स को, जैसे डेल्टा एक्स में ये देखो, ये हमने डेल्टा लिखा है, तो डेल्टा एक्स में ना एक्स के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से. अब आप सोचो अगर अल्फा 1 लेंगे तो ये सारी टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी. तो डेल्टा एक्स में कॉलम 1 0 होगा तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. डेल्टा वाई में क्या होता है? कॉलम 2 कांस्टेंट से रिप्लेस होता है, तो अगर अल्फा 1 है तो डेल्टा वाई 0 हो गया. इसी तरह से डेल्टा जेड में कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स, तो वो भी 0 हो जाएगा अगर अल्फा 1 है. तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि अगर हम, जैसे हमने कहा, या तो अल्फा की वैल्यू है 1 या फिर अल्फा की वैल्यू है -2. तो इफ यू टेक अल्फा इक्वल टू 1, तब तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सारे 0 हो जाएंगे, और डेल्टा तो है ये 0. तो ये कंडीशन तो किसकी होती है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की होती है. इज इट ऑल राइट? पर जब आप अल्फा को लोगे -2, तो आपके पास कम से कम एक, जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे वो नॉन जीरो आ जाएगी. तो इसका मतलब इस केस में हमें मिलेगा नो सोल्यूशन. तो आप निकाल के देख सकते हो डेल्टा एक्स. तो अल्फा अगर -2 है तो डेल्टा एक्स विल बी नॉन जीरो. तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज -2 नॉट इक्वल टू 1. अल्फा अगर 1 है तो हमें कैसे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? इनफाइनाइटली मेनी. तो दैट मींस हियर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलो. क्वेश्चन नंबर 42. आपको कहा है टेंजेंट एट ईच पॉइंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अब देखो अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है तो इसका मतलब उसमें tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव. इज इट ऑल राइट? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी ग्रेटर देन 0 एट दैट पॉइंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन जनरल किसी पॉइंट पे हम कैसे लेते हैं? dy by dx से. तो मतलब dy by dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. उन्होंने कहा है ना एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बना रही है, मतलब dy by dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. अब देखो dy by dx हम निकालते हैं, उसके लिए y लिख लेते हैं पहले. y इज 2/3 x क्यूब minus 2ax square plus 2x plus 5. Let us differentiate this with regard to x and see what do we get. So dy by dx will be equal to कितना? 2x square minus 4ax और plus 2. Now this should be greater than 0. 2 से डिवाइड कर दो इनइक्वालिटी को, तो x square minus 2ax plus 1 should be greater than 0 for all x belonging to r. अब देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या रिजल्ट यूज होगा? ये रिजल्ट यूज होगा, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, अगर दो कंडीशंस होती हैं, a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव. तो आप देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कंडीशन ये है कि हेयर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव. डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 4a स्क्वायर माइनस 4 शुड बी नेगेटिव. 4 से डिवाइड करो तो a स्क्वायर माइनस 1 शुड बी नेगेटिव. फैक्टराइज कर लो, a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 शुड बी नेगेटिव. रूट्स आ गए -1 और 1. वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर देते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ब्लैंक सर्कल्स.
लेस देन 0 है तो माइनस वाला रीजन आंसर। मतलब हमारे पास ए बिलोंग करना चाहिए -1 से लेकर 1 में। ऑलराइट, तो अगर इस इंटरवल में ए लाई करता है तो फिर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, तो टेंजेंट विल बी मेकिंग एक्यूट एंगल। तो ए लाई करना चाहिए बिटवीन -1 to 1। अब देखो इसमें इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये वाला केस ही लोगे क्योंकि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो उन्होंने कहा है एक्यूट एंगल बन रहा है, तो अगर 0 लेंगे तो भी एक्यूट एंगल ही बनेगा, तो इक्वल टू भी आप साइन ले सकते हो। तो दैट मीन्स बाय दैट वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गई, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आपको कहा है अगर y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होगा, दैट वी हैव टू ऑब्टेन। तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या निकालोगे, डेरिवेटिव। तो लेट अस डिफरेंशिएट। तो वी हैव y इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा। इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू थीटा। तो ये आप इजीली कर सकते हो, पहली वाली टर्म क्वोशंट रूल से होगी, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो सिंप्लीफाई करके dy बाई डी थीटा आ जाएगा cos थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? अब आप एक चीज नोटिस करो, वी नो दैट cos थीटा जो होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो एज अ रिजल्ट 4 माइनस कॉस थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इजंट इट? मैक्सिमम वैल्यू 1 भी माइनस करो तो भी पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब dy बाई डी थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉस थीटा के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे पास y इंक्रीजिंग तब होगा जब dy बाई डी थीटा पॉजिटिव है, मतलब जब कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो यहां पे देखते हैं कौन से इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं। जैसे cos थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आप यहां पे देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज पॉजिटिव, तो उसमें इंक्रीजिंग होगा, दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो डिक्रीजिंग कब होगा, अगर हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो y विल बी डिक्रीजिंग कब, जब dy बाई डी थीटा विल बी नेगेटिव, राइट, जब ये नेगेटिव होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव होने के लिए इस फैक्टर को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब cos थीटा नेगेटिव होना चाहिए, तब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, जैसे बी ऑप्शन आपको दी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है जिसमें cos थीटा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, तो बी रॉन्ग हो गई। फिर π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos थीटा नेगेटिव होता है, तो उसमें इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होगा। फिर 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो बी सी डी रॉन्ग है, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यू आर गिवन कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन। इनको चाहे नेमिंग कर देते हैं, मान लो ओ तो ओरिजिन ही हो गया, फिर इसको पॉइंट ए कह दो 4,0, बी पॉइंट इज 2,4 एंड सी ले लेते हैं 0,5। ये हमें दिए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू ax प्लस by वेयर a एंड b बोथ आर पॉजिटिव अकर्स एट बोथ 2, 4 एंड 4, 0। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर दोनों पे अकर कर रही है, इसका मतलब z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे सेम होनी चाहिए। 2, 4 पे निकालते हैं, देखो z कितना आ गया, इट इज 2a और प्लस 4b। फिर 4,0 पे निकालो, इस पे z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4a। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल, क्योंकि दोनों पे ही हमारे पास z की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इक्वेट कर दो, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू, लेट अस सिंप्लीफाई, 4a is 2a plus 4b. Is it all right? That means 2a is equal to how much? 4b. तो a कितना आ गया, 2 times b. तो this is the relation between a and b. तो a is 2 times b. तो you can see in the question we have a option correct. ठीक है ना, a is equal to 2b. Right? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। मिनिमम वैल्यू ऑफ z चाहिए आपको, फिजिबल रीजन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा, तो आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो z हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y।
पहला पॉइंट है जैसे a 12,0 तो इस पे z की वैल्यू कितनी आ गई 36। दूसरा पॉइंट है आपका b 4,2 तो z विल बी इक्वल टू 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16। थर्ड पॉइंट लेते हैं c 1,5 तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 10 दैट इज 13। और फिर फोर्थ पॉइंट लो d 0,10 तो z विल बी इक्वल टू 20। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है इसमें से 13। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। इज इट ओके? तो वो 13 ऑप्शन आपकी बी है, तो दैट मीन्स हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी के ऊपर हैं। तो आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दी हैं और बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑलराइट, 3 इक्वेशंस जिनमें p और q अननोन्स हैं और तीसरी इक्वेशन आपको कंप्लीट दी हुई है। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। अब देखो उसके लिए आपको जैसे आपको 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है तो आपको डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z निकालना पड़ेगा। यहां पे देखो जैसे अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो वो होगा x, y, z के कोफिशिएंट्स 2, 1, 1, p, 2y एंड 6, q, 3। दिस विल बी डेल्टा। फिर अगर डेल्टा x चाहिए ना तो x के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे। इट विल बी 8, 5, 4, बाकी वही रहेंगे p, 2y, 6, q, 3। इज इट ऑल राइट? ये आ जाएगा। इसी तरह से देखो यहां पे अगर हम इसमें डेल्टा y निकालेंगे तो y के कोफिशिएंट्स रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से। तो ये 2, 1, 1, देन वी विल हैव 8, 5, 4 एंड देन 6, q, 3। गॉट इट? और डेल्टा z हम निकाल सकते हैं जब हम कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो 2, 1, 1, p, 2y और फिर ये 4 है 8, 5 और 4। इज इट ऑल राइट? तो डिटर्मिनेंट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। वी विल हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दीज 4 डिटर्मिनेंट्स। तो देखो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मैं यहां पे लिखती हूं, ये आ जाएंगी। तो अगर आप डेल्टा की वैल्यू निकालोगे इट विल कम आउट टू बी p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3। डेल्टा x आप किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व करके निकालोगे और फैक्टराइज करोगे तो इट विल बी p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15। डेल्टा y हमारा 0 आएगा और डेल्टा z की वैल्यू विल बी p माइनस 2। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक ही कंडीशन होती है कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा डेल्टा है, दिस शुड बी नॉन जीरो। सो फॉर डेल्टा टू बी नॉट इक्वल टू 0 ये हमें नॉन जीरो चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी 0 बना तो प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। तो इसके नॉन जीरो होने के लिए p शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो दोनों बातें इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए। तो दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट। इज इट ओके? अब इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन देखो, आपको पूछ रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन देखो क्या होती है। वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z ऑल आर इक्वल टू 0। जैसे मैंने कहा डेल्टा है आपका p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, then delta x is equal to p minus 2 into 4q minus 15, delta y will come out to be 0 और delta z है हमारा p minus 2। Is it all right? तो ये सारे के सारे 0 कब बनेंगे आप देखो। When will all become 0 simultaneously? जब हमारे पास ये जो कॉमन फैक्टर है p minus 2 वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा y तो ऑलरेडी 0 है। इज इट ऑल राइट? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन हो गई कि p माइनस 2 0 हो, जिससे सारे डिटर्मिनेंट्स हमारे 0 बन जाएं। दैट मीन्स p शुड टेक वैल्यू 2। q कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑल राइट? तो लेट अस चेक द राइट ऑप्शन। p शुड बी इक्वल टू 2। तो 47 में आपके पास p इक्वल टू 2 ए ऑप्शन है, तो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 48। अब नो सॉल्यूशन की बात हो रही है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में नो सॉल्यूशन तब होता है जब डेल्टा 0 है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज नॉन जीरो। इज इट ऑल राइट? कम से कम एक क्या होना चाहिए? नॉन जीरो।
अब अगेन डेल्टा वॉज p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, फिर डेल्टा x की वैल्यू जैसे मैंने कहा ये आएगी सॉल्व करके p माइनस 2 4q माइनस 15, डेल्टा y हमारा 0 है और डेल्टा z इज p माइनस 2। अब देखो अगर डेल्टा 0 है तो वो दो केसेस में 0 होगा, या तो p माइनस 2 0 हो जाए क्योंकि डेल्टा 0 चाहिए ना, लेकिन अगर इसको 0 पुट करते हो p को 2, तो जैसे हमने पिछले केस में किया तो हमारे सारे 0 हो जाएंगे। ये देखो इसमें भी p माइनस 2 है, इसमें भी, तो p 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज इट ऑल राइट? क्योंकि p अगर 2 हो गया तो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z ऑल आर 0, जबकि कम से कम एक इसमें से हमें नॉन जीरो चाहिए। अब नॉन जीरो हो जाएगा अगर p 2 नहीं है, और डेल्टा 0 चाहिए तो डेल्टा 0 तो q3 लेके भी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन ये हो गई p 2 नहीं होना चाहिए एंड साथ ही साथ q कितना होना चाहिए 3। q3 है तो डेल्टा 0 हो गया, और p नॉट इक्वल टू 2 है तो डेल्टा x और डेल्टा y हमारे, एटलीस्ट डेल्टा z तो नॉन जीरो हो ही जाएगा। डेल्टा x के बारे में नहीं कह सकते, वो भी देखो नॉन जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर q3 है 12 माइनस 15, ये तो है ही जीरो। तो जब हम ये वैल्यूज ले रहे हैं तो डेल्टा 0 आ गया, और डेल्टा x, डेल्टा z बोथ आर नॉन जीरो। तो इसका मतलब इस केस में नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन, p नॉट इक्वल टू 2 एंड q शुड बी इक्वल टू 3। तो p नॉट इक्वल टू 2, q3 इज बी ऑप्शन, तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो अगला 49th क्वेश्चन, सॉल्यूशन बताना है अगर p3 है और q4 है। अब आप नोटिस करो हमारे पास डेल्टा था p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, तो वैल्यूज पुट कर दो, 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, डेल्टा की वैल्यू आ गई 1। ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। इज इट ऑल राइट? तो डेल्टा x निकालते हैं, इट वॉज इक्वल टू p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15, तो पुट करो, ये हो गया 3 माइनस 2, q इज 4, तो 4 4 जा 16 माइनस 15 दैट इज 1। डेल्टा y हमारा 0 था, डेल्टा z was equal to p minus 2, that is 3 minus 2 which is 1। अब देखो यूनिक सोल्यूशन आता कैसे है, x is given by डेल्टा x by डेल्टा, ठीक है, y होता है डेल्टा y by डेल्टा, और z is equal to डेल्टा z by डेल्टा। तो पुट कर दो, this is 1 upon 1 that is 1, y is 0 upon 1 that is 0, and z is 1 upon 1 that is 1। तो क्या सॉल्यूशन आ गया देखो, x y z ऑर्डर ट्रिपलेट इज कमिंग आउट टू बी 1 0 1। ऑलराइट, तो 1 0 1 इज द आंसर अगर हम p और q की ये पर्टिकुलर वैल्यूज लेते हैं। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 0 1। तो यहां पे देखो 1 0 1 जो है हमारी बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50th, आपको बताना है वन ऑफ द सॉल्यूशंस क्या होगा अगर p2 है और q4 है। अब डेल्टा था हमारा p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3। अब देखो अगर p को 2 ले रहे हो और q को 4 ले रहे हो तो डेल्टा तो 0 आ गया। इज इट ओके? डेल्टा x भी देखो हमारा था p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15, क्योंकि p2 है तो ये भी 0 हो गया। डेल्टा y ऑलरेडी 0 था, डेल्टा z वॉज p माइनस 2, so दिस इज ऑल्सो 0। तो सभी 0 हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब देखो उसके लिए ना हम इक्वेशंस देख लेते हैं। देखो हमें 3 इक्वेशंस क्या दी हुई थी, लेट मी राइट। पहली इक्वेशन हमें दी थी, अगर आप p की ये वैल्यूज पुट करोगे ना, देखो p2 और q4, तो इक्वेशंस क्या बनेंगी वो मैं लिख रही हूं। इफ यू टेक p as 2 एंड q as 4, पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस वाई प्लस 3z इज 4। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y प्लस 4z इज 5। ऑल राइट, और तीसरी इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4। अब आप ये दोनों इक्वेशंस तो सेम ही है, फर्स्ट और थर्ड, तो आप वो ऑर्डर ट्रिपलेट देखो जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। अब हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। पहली ऑप्शन दी है 2 1 1, तो ए ऑप्शन लेके चेक करते हैं 2 1 1।
2, 1, 1 पुट करो. 2 + 1 + 1 4 तो नहीं आएगा. इट विल बी 3 + 3 दैट इज 6. तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग. बी लेते हैं. बी में आपको दिया है 2 1/2 और 3/2. पुट करो, कितना आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में. वी विल हैव 2 + 1/2 + 9/2 दैट इज 5 + 2 7. तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सी ऑप्शन आपको दी है 2 1/2 1/2. इज इट ऑल राइट. वी आर गिवन 2 1/2 1/2. पुट करो पहली इक्वेशन में. वी हैव 2 + 1/2 + 3/2. तो ये 4 आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रही है. सेकेंड भी चेक करो, सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाइड है. 2 + 2 × 1/2 विल बी 1 और 4 × 1/2 विल बी 2 इज 5. तो सेकेंड भी सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब ये हमारा वन ऑफ द सॉल्यूशंस होगा. जैसे हमने कहा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, उन इनफाइनाइटली में से एक सॉल्यूशन हमारा ये आएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशंस बन रही हैं P को 2 और Q को 4 पुट करके उनको सेटिस्फाई कर रहा है. तो दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. इज इट ऑल राइट. तो ये हमारी सी ऑप्शन क्या हो गई, करेक्ट हो गई. तो केस स्टडी थी जिसमें आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दी थी 3 अननोन्स में, और उसको सॉल्व करके आपको अलग अलग केसेस लेने थे. तो बेसिकली हमने 4 डिटर्मिनेंट्स निकाले, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, और उन्हीं के बेसिस पे कंडीशंस अप्लाई करके वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस. इज इट ओके. तो इस लेक्चर में आपने देखा बेटा, हमने सॉल्व किया सीबीएसई का क्लास 12th मॉक टेस्ट. ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं. हालांकि आपको कम करने हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 बट वी हैव डन ऑल द 50 क्वेश्चंस, ताकि जिसने जो भी क्वेश्चन किया है उसमें अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए. बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको टाइम लिमिट में भी फायदा होगा, स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. Keep enjoying the benefit of our courses and keep practicing. Thank you and bye-bye.